अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अपनी प्रीवियस वीडियोस में हम काफी सारे टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स कवर अप कर चुके हैं। आज की अपनी इस वीडियो में हम कुछ टॉपिक्स पढ़ेंगे जिनका ताल्लुक आइसोटोप्स, एटॉमिक मासेस, मॉलिक्यूलर मासेस और फॉर्मूला मासेस से है। तो आइए कंटिन्यू करते हैं आज की लेक्चर वीडियो को। कंटेंट हम प्रीवियस वीडियो से ही कवर अप करेंगे। जैसा कि हम सब ने अपनी प्रीवियस वीडियोस में सीखा था कि एलिमेंट्स जो हैं वो एटम्स से बनते हैं। एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एटम्स। वो मल्टीपल एटम्स हो सकते हैं, पर आज हम कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स को बिल्डअप करेंगे और मॉडिफाई करेंगे। एक ही एलिमेंट में पाए जाने वाले तमाम एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकता है, पर उनका एटॉमिक मास या मास नंबर सेम हो ये जरूरी नहीं है। आइए इन पॉइंट्स को देखते हैं। एटम्स प्रेजेंट इन द सेम एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, जिसे हम प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं और Z से रिप्रेजेंट करते हैं, पर उनका मास नंबर सेम हो ये जरूरी नहीं, ये भी देख लेते हैं। बट दे मे हैव डिफरेंट मास नंबर, जिसे हम A से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लोरीन। क्लोरीन जो हमारे पास है इसका एटॉमिक मास 35 भी हो सकता है और इसका एटॉमिक मास 37 भी हो सकता है, जबकि एटॉमिक नंबर सेम रहेगा विच इज 17। आइए देख लेते हैं। आपको क्लोरीन के दो आइसोटोप्स नजर आ रहे हैं। अगर मैं क्लोरीन 35 आइसोटोप की बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर यानी Z 17 है। इसी तरह क्लोरीन 37 आइसोटोप की अगर बात करूं तो इसका एटॉमिक नंबर भी 17 है। रही मास नंबर की बात, तो क्लोरीन 35 का मास नंबर यानी एटॉमिक मास 35 है और क्लोरीन 37 का मास नंबर 37 है। इस बिहाफ पे अगर हम दोनों के न्यूट्रॉन्स का डिफरेंस निकालें तो हमारे पास आंसर आएगा, क्लोरीन 35 के लिए हमारे पास आंसर आएगा 18 न्यूट्रॉन्स। इसको जरा और बेहतर करके लिख लेते हैं ताकि आपको डिफरेंस नजर आए। -35 - 17 gives you 18 और 37 - 17 for chlorine 37 gives you 20। तो इसका मतलब हमारे पास किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले एटम्स का एटॉमिक नंबर तो सेम हो सकता है, पर उनके मास नंबर सेम हो ये बिल्कुल जरूरी नहीं। और मास नंबर चेंज होने की वजह से उन एटम्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी चेंज हो जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि क्लोरीन 35 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 18 एंड क्लोरीन 37 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 20। अब सवाल यह है कि अगर एक ही एलिमेंट में एटम्स पाए जा रहे हैं जिनका मास सेम नहीं है, तो उनको कोई टर्म असाइन करनी होगी। वो टर्म क्या होगी आइए समझते हैं। ऐसे तमाम एटम्स को हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोटोप्स की डेफिनेशन भी यही है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, या एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइए इस डेफिनेशन को देख भी लेते हैं। एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, जैसा कि हमने ऊपर अभी एग्जाम्पल में देखा भी, बट डिफरेंट मास नंबर। इसका मतलब ऊपर जो क्लोरीन के एटम्स हमारे पास मौजूद थे, दर हकीकत वो क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं। Isotopes of chlorine. Isotopes of chlorine. और आपको नजर भी आ रहा है यहां हमारे पास मास नंबर 35 है क्लोरीन के लिए और दूसरे आइसोटोप के लिए मास नंबर 37 है, जबकि दोनों के प्रोटॉन नंबर सेम है।
लेकिन अगर आइसोटोप्स की डेफिनेशन का दूसरा रुख देखें तो डेफिनेशन इस तरह भी एक्सप्लेन की जाती है, एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, प्रोटॉन सेम होंगे बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो जैसा कि हमें मालूम है कि एटॉमिक नंबर ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कहलाते हैं, तो वो सेम है यहाँ पे क्लोरीन के लिए, पर न्यूट्रॉन्स यहाँ पे डिफरेंट है हमारे पास, जो कि हमने अपनी प्रीवियस लेक्चर वीडियोस में ये फॉर्मूला देखा भी है, n इज इक्वल्स टू a माइनस z, यानी एटॉमिक मास माइनस एटॉमिक नंबर गिव्स यू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर एटम, या जो भी आइसोटोप हमारे पास मौजूद है। तो इसका मतलब आज से एक कॉन्सेप्ट जहन में हमेशा रखना है केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, कि कोई सिंगुलर कॉम्पोजिशन जो कि एलिमेंट होता है वो एटम्स पे मुश्तमिल होता है, पर वो एटम्स अपने प्रोटॉन्स के हिसाब से तो सेम होते हैं, पर वो अपने मास के एतबार से सेम नहीं होते, यानी मास नंबर उनका डिफरेंट होता है, यानी उनकी प्रोटॉन्स की क्वांटिटी तो सेम होती है पर उनके न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। अब अगला सवाल ये पैदा होता है कि अगर एलिमेंट में मल्टीपल मासेस के साथ एटम्स पाए जा रहे हैं, तो वो कौन सा क्राइटेरिया है कि हम किसी एलिमेंट के एटम के लिए सिर्फ एक ही एटॉमिक मास कैलकुलेट करें या चूज करें। तो डेफिनेटली हमें निकालना होगा एटॉमिक मासेस का एवरेज, विच इज नोन एज एवरेज एटॉमिक मास। जो एटम भी नेचर में एग्जिस्ट करता है उसकी कोई नेचुरल अबंडेंस होती है, यानी कुदरत में पाए जाने की कोई परसेंटेज होती है। तो हम क्लोरीन की ही एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए बात आपको समझाएंगे कि एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट कैसे किया जाता है और एवरेज एटॉमिक मास किसी भी एलिमेंट के एटम्स के लिए हमें क्या आंसर देता है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी एवरेज एटॉमिक मास, it is the sum of the different isotopic masses and the multiple of their natural abundance divided by 100। जैसे कि आपको ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दिख रही है कि अगर मुझे किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करना है तो आइसोटोपिक मास ऑफ आइसोटोप ए इनटू नेचुरल अबंडेंस ऑफ दैट आइसोटोप ए प्लस, यानी सम अप कर रहे हैं हम, आइसोटोपिक मास ऑफ isotope B into natural abundance of that isotope B divided by 100। आइए क्लोरीन से रिलेटेड ये एग्जाम्पल देखते हैं। जैसा कि हम सबने देखा कि क्लोरीन के दो आइसोटोप्स इंसानों को अब तक मालूम है, एक है क्लोरीन 35 और एक है क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 की नेचुरल अबंडेंस इज 75%, यानी कुदरत में ये 75% एग्जिस्ट करता है। और जो क्लोरीन 37 है इसकी नेचुरल अबंडेंस है 25%। मतलब जो क्लोरीन 35 हमारे पास है ये हमारा हो जाएगा आइसोटोप ए, और क्लोरीन 37 हमारे पास हो जाएगा आइसोटोप बी। तो अगर हम आइसोटोप ए का मास 35 पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करें इस क्लोरीन 35 की नेचुरल अबंडेंस से, दैट इज 75%, इसी तरह हम क्लोरीन 37 का आइसोटोपिक मास पुट करें और इसको मल्टीप्लाई करें क्लोरीन 37 की नेचुरल अबंडेंस से, विच इज 25, और डिवाइड कर दें 100 से, तो हमारे पास आंसर आएगा 35.5 AMU। तो इस तरह हम किसी भी एलिमेंट में पाए जाने वाले डिफरेंट आइसोटोप्स का एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट करते हैं, उनके आइसोटोपिक मास और नेचुरल अबंडेंस के मल्टीपल से, उसे हम सम अप करते हैं और 100 से डिवाइड कर देते हैं। तो इस बिहाफ पे हम कहते हैं कि क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास या जनरली मास नंबर या फिर एटॉमिक मास 35.5 AMU है। अब आपका अगला सवाल ये होगा कि ये एटॉमिक मास यूनिट है क्या? तो बेसिकली AMU, जिसे हम एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं, ये एक स्टैंडर्ड यूनिट है एटम के टाइनी पार्टिकल्स को वे करने के लिए। मतलब क्योंकि एटम के टाइनी पार्टिकल्स बहुत छोटे होते हैं और उनका वजन
ग्राम्स और किलोग्राम्स के यूनिट में नहीं किया जा सकता। तो इस बिहाफ पे हमने कन्वेंशनली एक स्टैंडर्ड यूनिट चूज किया जिसे हम कहते हैं AMU, और 1 AMU इक्विवेलेंट होता है 1.660 एक्सपोनेंशियल माइनस 24 ग्राम्स के, या 10 रेज टू द पावर माइनस 24 ग्राम्स के। तो आइए देखते हैं थ्योरेटिकली AMU है क्या। जैसे कि हमने आपको बताया, बिकॉज एटम कंटेन्स मैनी टाइनी पार्टिकल्स, so it is not convenient to express their masses in grams or kilograms. Therefore, we use standard unit for the measurement of atomic mass. और हमने आपको ये भी बताया कि 1 AMU 1.66 10 raised to the power minus 24 ग्राम्स के इक्विवेलेंट है, जिसे अगर आप डेसिमल नंबर में एक्सप्रेस करें तो हमें पॉइंट के बाद 24 डिजिट्स अलाइन करना होंगे, यानी ऑलमोस्ट 23 जीरोस ऐड करना होंगे। इसका मतलब 0.23 टाइम्स 0 116 ग्राम्स इक्विवेलेंट है 1 AMU के, यानी किसी भी एटम के एटॉमिक मास को AMU के यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि कोई रेफरेंस पॉइंट तो होगा बाकी तमाम एटम्स के एटॉमिक मासेस को एक्सप्रेस करने के लिए, तो वो रेफरेंस पॉइंट है हमारे पास कार्बन 12 आइसोटोप। ये 1 AMU यूनिट जो हम कंसिडर करते हैं ये कार्बन 12 आइसोटोप की रिस्पेक्ट से कंसिडर करते हैं। फिर अगला सवाल ये पैदा होता है कि कार्बन 12 आइसोटोप को ही रेफरेंस एलिमेंट के तौर पे क्यों लिया गया। तो जवाब है कार्बन 12 आइसोटोप की नेचुरल एग्जिस्टेंस, जो कि नेचुरल अबंडेंस 99 या 98.98% एग्जिस्ट करती है। इस बिहाफ पे आइए कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह बाकी तमाम एटम्स को रेफर किया जाता है कार्बन 12 आइसोटोप के साथ। दिस 1 AMU is referred according to carbon 12 isotope. So the calculation of atomic mass with respect to carbon 12 isotope is termed as relative atomic mass. ये सिर्फ और सिर्फ एक theoretical definition है। It is the average atomic mass of naturally occurring isotopes, जो कि हमने पीछे कैलकुलेट किए थे, compared to the 1/12 of the mass of carbon 12 isotope, जो कार्बन 12 स्टैंडर्ड एलिमेंट के आइसोटोप के 1/12 मास के इक्विवेलेंट लिया जाता है। इसकी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू एवरेज एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप। हम किसी भी एटम का एवरेज एटॉमिक मास कंसिडर कर लें या रिलेटिव एटॉमिक मास कंसिडर कर लें, इसका आंसर सेम ही रहता है। यानी अगर मैं क्लोरीन के लिए, जो कि मैंने एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया था 35.5 AMU, इसका रिलेटिव एटॉमिक मास भी कैलकुलेट करूं तो वो भी सेम ही आएगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक रेफरेंस है कार्बन की स्टैंडर्डाइजेशन से। आइए अब देखते हैं फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मासेस, जिनको सिर्फ हमने यहां पे एटॉमिक मासेस कहा है। आपके सामने हमारी स्क्रीन पे अभी एलिमेंट्स, उनके रिस्पेक्टिव सिंबल्स और एटॉमिक नंबर्स गिवन है, पर साथ साथ अब हम इनके एटॉमिक मासेस भी लिखेंगे, जो कि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। ये एटॉमिक मासेस अगर आपको फर्स्ट 20 एलिमेंट्स के जहन में रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना इनको बार बार रेफर करना पड़ेगा हमें आगे चल के न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करने के लिए। तो आइए देखते हैं क्या है फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4, लिथियम का एटॉमिक मास 7, बेरिलियम का एटॉमिक मास 9 होता है, बोरॉन का एटॉमिक मास 11 होता है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मास 14, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, फ्लोरीन का एटॉमिक मास 19, नियॉन का एटॉमिक मास 20, सोडियम, जिसका लैटिन नेम नेट्रियम भी है, इसका एटॉमिक मास होता है 23, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास 24 होता है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास 27 होता है,
सिलिकॉन का एटॉमिक मास 28 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, फास्फोरस का एटॉमिक मास 31, सल्फर का एटॉमिक मास 32, क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5, आर्गॉन का एटॉमिक मास 39.9, पोटेशियम का एटॉमिक मास 39.0, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40, स्कैंडियम का एटॉमिक मास 45 होता है, टाइटेनियम का 48, वेनेडियम का 51, क्रोमियम का 52, मैग्नीज का 55, आयरन का एटॉमिक मास हमारे पास 56 होता है, कोबाल्ट का एटॉमिक मास हमारे पास 58.9 और निकल का एटॉमिक मास 58.6 होता है, कॉपर का एटॉमिक मास 63.5 और जिंक का एटॉमिक मास हमारे पास 65 होता है। तो ये तो थे हमारे पास फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एवरेज एटॉमिक मासेस, जिन्हें हम सिंपली एटॉमिक मास कंसीडर कर रहे हैं। आइए अब देखते हैं कि जब एटम और एटम आपस में कॉम्पोजिशनल चेंज करें तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं, यानी वो केमिकली लिंक्ड होते हैं। तो मॉलिक्यूल के अंदर डेफिनेटली पाया जाता है मॉलिक्यूलर मास। आइए देखते हैं कि टेक्निकल डेफिनेशन और कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। A molecule is a group of two or more atoms that are chemically combined together, जिसमें एटम और एटम केमिकली कंबाइन हो रहे हैं, यानी अपनी कॉम्पोजिशन चेंज कर रहे हैं, चेंज इन कॉम्पोजिशन, तो वो बना रहे हैं मॉलिक्यूल। तो जिस तरह एटम के एटॉमिक मासेस होते हैं, इसी तरह मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है। और मॉलिक्यूलर मास होता क्या है? द सम ऑफ एटॉमिक मासेस of all atoms present in a molecule of a substance is called molecular mass। यहां एक और टेक्निकल कॉन्सेप्ट में रिकॉल करता चलूं, वो ये कि मॉलिक्यूल किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में पाया जाता है, और कोवेलेंट कंपाउंड में कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, यानी कोवेलेंट लिंकेज। मॉलिक्यूलर मास का यूनिट भी AMU होता है, यानी एटॉमिक मास यूनिट, एक स्टैंडर्ड यूनिट। आइए अब कुछ मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना सीखते हैं, लेकिन इसके लिए आपको फर्स्ट 30 एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस या तो जहन में हो या फिर आप रेफर कर सकें पीरियोडिक टेबल से इन एटॉमिक मासेस को। सो नंबर 1 एग्जांपल is carbon dioxide. In carbon dioxide, we have one carbon atom and two oxygen atoms. कार्बन एटम का एटॉमिक मास होता है 12, जबकि ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक मास होता है 16। यहां पे हम एवरेज एटॉमिक मासेस या रिलेटिव एटॉमिक मासेस की बात कर रहे हैं। तो 1 into 12 gives you 12 and 2 into 16 gives you 32. So ओवरऑल आंसर हमारे पास आ जाएगा 44 AMU। तो ये है मॉलिक्यूलर मास कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल का। अगर वाटर की बात करें या H2O मॉलिक्यूल की बात करें, तो इन H2O वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स एंड 1 ऑक्सीजन एटम, और एवरेज एटॉमिक मास हाइड्रोजन का कंसिडर हम करते हैं 1, जबकि ऑक्सीजन का एवरेज एटॉमिक मास होता है 16, जो कि आप टेबल से भी देख सकते हैं एटॉमिक मासेस की, या पीरियोडिक टेबल से भी रेफर कर सकते हैं।
So 2 into 1 gives you 2 and 1 into 16 gives you 16. इनको सम अप करेंगे, आंसर आ जाएगा 18 AMU. मतलब वाटर मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास होता है 18 AMU, जो कि सम है एटॉमिक मासेस का जो एटम्स के पाए जा रहे हैं. नेक्स्ट वी हैव ग्लूकोज C6H12O6. इससे पहले वालों के नाम भी लिख देता हूं मैं. कार्बन डाइऑक्साइड, और नॉर्मली हम इसे वाटर कंसिडर करते हैं H2O को. इन ग्लूकोज मॉलिक्यूल वी हैव 6 एटम्स ऑफ कार्बन. सम कर रहे हैं तो एलिमेंट भी चेंज हो रहा है, एटम भी चेंज हो रहा है, तो प्लस का साइन आ जाएगा बीच में. 12 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 6 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन. आइए अब इनके एटॉमिक मासेस पुट करते हैं. कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12, 6 12 आर 72. हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, 12 1 आर 12. और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16, which gives you 96. सो ओवरऑल कैलकुलेशन से हमारे पास आंसर आ जाएगा 180 AMU. तो स्टूडेंट्स, ये तो थी कुछ एग्जांपल्स डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मासेस की. लेकिन वो मॉलिक्यूलर मासेस जो किसी मॉलिक्यूल के हैं, यानी किसी ऐसी कंपाउंड में पाए जा रहे हैं जिसमें कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है. पर बॉन्डिंग के एतबार से हमने एक और कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, और वो था आयोनिक बॉन्ड. तो अब जो हम टर्म यूज करने वाले हैं वो सिर्फ अपनी नाम के एतबार से चेंज है, पर कैलकुलेशन वाइज बिल्कुल सेम है जैसे हमने मॉलिक्यूलर मासेस कैलकुलेट किए. आइए देखते हैं. फॉर्मूला मास. आयनिक कंपाउंड्स विच फॉर्म क्रिस्टल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय देयर फॉर्मूला यूनिट्स. यानी यहां बात की जा रही है कैटाइंस की या कैट आयोन्स की, जो कि पॉजिटिव इन नेचर होते हैं, एंड एन आयोन्स की, जो कि नेगेटिव इन नेचर होते हैं. तो फॉर्मूला मास की डेफिनेशन क्या बनेगी? The sum of atomic masses of all the species present in the formula unit of an ionic compound is called formula mass. मतलब किसी कोवेलेंट कंपाउंड के लिए अगर हम सम अप करेंगे एटॉमिक मासेस को, तो हम उसको कहेंगे मॉलिक्यूलर मास. और अगर किसी आयनिक कंपाउंड के लिए हम एटॉमिक मासेस को सम अप करेंगे फॉर्मूला यूनिट्स के लिए, तो हम कहेंगे फॉर्मूला मास. कैलकुलेशन सेम पैटर्न पे होगी, बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट्स का फर्क है. एक जगह कोवेलेंट बॉन्डिंग है और एक जगह आयनिक बॉन्डिंग है. आइए देखते हैं. तो सोडियम क्लोराइड विच इज कॉमन सॉल्ट, ये एक आयनिक कंपाउंड है. अगर हम यहां फॉर्मूला मास कैलकुलेट करते हैं तो आंसर क्या आएगा? आइए देखते हैं. हमारे पास एक फॉर्मूला यूनिट है सोडियम का और एक ही फॉर्मूला यूनिट है क्लोरीन का. क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है, सोडियम का एवरेज एटॉमिक मास होता है 23. और क्लोरीन का एवरेज एटॉमिक मास होता है 35.5. So 1 into 23 gives you 23 and 1 into 25 gives 35.5. इनको सम अप करेंगे तो आंसर आएगा 58.5. इसी तरह अगर हम बात करते हैं एल्युमिनियम सल्फेट की, so we have 2 units of aluminum and 3 units of sulfate, जिसे हम मजीद ब्रेक कर सकते हैं.
एल्युमिनियम का एटॉमिक मास होता है 27, so 2 into 27 gives you 54. सल्फर का एटॉमिक मास होता है 32, तो यहां आंसर आएगा 96. 4 into 16 जो कि एटॉमिक मास है 16 ऑक्सीजन का gives you 64. तो ये हमारे पास हो जाएगा 192. इनको आप सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 342. तो मुझे उम्मीद है आपको फॉर्मूला मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस के ये कॉन्सेप्ट्स भी बआसानी समझ आए होंगे. मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन कीप अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग केमिस्ट्री.